अच्छा, कल की क्लास में हमने ये डेंसिटी और ग्रेविटी का रिलेशन देखा था। और हमने जो है ना ये ग्रेविटी अराउंड टू मासेस हमने देख लिया था, ग्रेविटी ऑफ वन मासेस अराउंड वन प्लैनेट या वन मास हमने देख लिया था। उससे पहले जो है वो हमने कुछ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने देखा था, उसकी अजम्पशन हमने देख ली थी। एंड यही सब चीज़ हम खुराफात पढ़ रहे हैं। सही, अब दो आखिरी चीज़ें, आज और कल की क्लास में ग्रेविटेशन का एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पार्ट नेक्स्ट वीक में करेंगे, राइट। वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट यस दूसरा पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन देखो इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, लाइक अराउंड जो है तकरीबन पता नहीं कितने क्वेश्चन है। मैं बल्कि 41 क्वेश्चन है, कम है 41 क्वेश्चन है, ओके। 41 क्वेश्चन है, कम है, तुम लोग से आराम से हो जाएंगे, ओके। सो भाई मैंने अभी तक बहुत ज़्यादा करा दिए, सही है। अब बहुत ज़्यादा तो नहीं करवाया, लोग बोलेंगे कि इतना ज़्यादा तो नहीं हुआ। खैर थोड़ा थोड़ा ही हुआ है, मैंने वीडियो अपलोड की है भाई, दो चैप्टर और दूसरे चैप्टर का आधा चल रहा है। सही है, अभी तक ये चल रहा है फिलहाल। सही है, चलो आओ पढ़ते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ से जो है ना अपेरेंट वेट, वेटलेसनेस, अपेरेंट वेट का हमने कॉन्सेप्ट देखना है, अपेरेंट। तुम लोग के स्कूल में किसी ने पढ़ा है जिसने ग्रेविटेशन पढ़ा है, अपेरेंट वेट का कॉन्सेप्ट तुम लोग ने देखा कुछ? अपेरेंट वेट, हाँ जी। किसी ने अगर पढ़ा है तो अपेरेंट वेट का कॉन्सेप्ट देखा है किसी ने? ग्रेविटेशन, अपेरेंट वेट बेसिकली ये होता है कि अगर तुम अर्थ की डिफरेंट पोजीशन पे जाओगे तो वेट तुम्हारा चेंज होता है, ग्रेविटी तुम्हारी चेंज हो जाती है, राइट। तो उसकी वजह से जो वेट होता है वो अपेरेंट वेट हमारे, हम कह रहे हैं चेंज इन द वेट, राइट। वो हम कह रहे हैं, सही है। आ जाओ, ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी। सो उप्स, अच्छा देखो सीन ये, सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, सही है। मैं सिर्फ इसमें अर्थ की एग्जांपल से लेके बात कर रहा हूँ, ओके। देखो पिछले चैप्टर में हमने भाई ये देखा था कि अगर मेरे पास एक सर्कुलर मोशन है, ज़रा मुझे कुछ चीज़ों के जवाब देना प्लीज़। अगर मेरे पास एक सर्कुलर मोशन है, सही है। मैं मान लो कि ये एक सर्कुलर मोशन है, सही है। सही है। तुम क्या मुझे बता सकते हो कि इस सर्कुलर मोशन के अंदर जो इफेक्ट ऑफ द मोशन होगा वो किस पॉइंट पे ज़्यादा होगा, सेंटर पे ज़्यादा होगा या एंड पे ज़्यादा होगा? कैन यू गाइस टेल मी प्लीज़? एंड। एंड पे ज़्यादा होगा, राइट। सही हो गया, वेरी गुड हो गया। सही है। तुमने कहा कि भाई द इफेक्ट ऑफ circular motion will be greater at the end, at the far end from the center। सही हो गया। अच्छा, क्या मकसद हुआ भाई इफेक्ट ज्यादा होने से? क्या मकसद है? इफेक्ट ज्यादा होने का मतलब है ग्रेटर फोर्स, ग्रेटर रिजल्टेंट फोर्स विल बी एक्सपीरियंस्ड एट द फार एंड, राइट, कंपेयर टू, यानी मैं अंग्रेजी यहाँ पे लिख देता हूँ, साइंस यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई ग्रेटर रिजल्टेंट फोर्स, इस चैप्टर के अंदर तुम रिजल्टेंट फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कह रहे होते हो, राइट। सो ग्रेटर रिजल्टेंट फोर्स will be experienced at the far end, okay, from the center। चलो ये बात हो गई। अब अच्छा, जो एग्जैक्ट सेंटर पे तुम खड़े होगे वहां पे तुम्हें कोई इफेक्ट नहीं मिलने वाला है, ओके। सर्कुलर मोशन का कोई इफेक्ट नहीं मिलने वाला है, ओके। अच्छा जी, अब आ जाओ, हम जरा एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, सही है। अच्छा जी, कॉन्सेप्ट ये है कि भैया लेट से मान लो कि भाई मेरे पास जो है ना ये मेरी एक अर्थ है, सही है। सही, ये मेरे पास आ गई अर्थ। सबसे पहले ना अर्थ की रोटेशनल स्पीड निकाल लेते हैं जल्दी से, राइट। सही है। मुझे भाई अर्थ का जो है ना, मुझे अर्थ का मास पता है। मैं जरा वैल्यू लिख देता हूँ तुम्हारे पास, 6.38, सॉरी, 5.98, 5.98 एक्सपोनेंट 24 kgs, राइट, दिस इज द मास। रेडियस हमारे पास है 6.38
एक्सपोनेंट 6 मीटर्स, राइट। ये तो हमारे पास दो चीज़ें। अच्छा जनाब, अब तुम्हें क्या हो रहा है? सबसे पहले तो भाई मुझे ये बता दो कि भाई रोटेशनल स्पीड क्या होगी। रोटेशनल, सर रोटेशनल स्पीड मतलब एंगुलर वेलोसिटी। एक्चुअली नहीं, एक सेकंड बता दो। रोटेशनल स्पीड ऑफ द अर्थ। देखो तुम्हें पता है कि भैया तुम्हारे पास जो है ना वो अर्थ का कोई ना कोई एक्सिस है, सही है। अगर लेट से तुम अभी फिलहाल हम मान लेते हैं कि भाई अर्थ जो है ना वो उसका एक्सिस ही आ रहा है, राइट। ऑल्दो वो टिल्टेड है बट अभी फिलहाल ये मान लो, राइट। एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ द अर्थ, राइट। सही हो गया। तुम्हें ये पता है कि अर्थ इज बेसिकली रोटेटिंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस, ऐसे ही पता है तुम लोगों को, राइट। बिल्कुल सही पता है। सही है। तुमने मुझे कहा कि भाई अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस, राइट, लाइक दिस। सही है। वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो है वो मूव कर रही है, राइट। यानी तुम्हारे पास ये वाला पोर्शन जो है वो वेस्ट है, राइट, ये ईस्ट है, राइट। सो जो जो पोर्शन ये होगा ये बेसिकली जो है वो यहाँ से उठ के यूं जा रहा होगा, राइट। ये इस तरह से मूव हो रहा होगा, राइट। ये गोल गोल घूम रहा होगा, पीछे वाला जो पोर्शन आ रहा होगा वो यूं आ रहा होगा। अबे, पीछे वाला जो पोर्शन होगा वो यूं आ रहा होगा, राइट। और भाई इलस्ट्रेशन थोड़ी समझ में आ रही है, थोड़ी थोड़ी। ये यूं जा रहा होगा, राइट। तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बन रहा है, सेंस बन रहा है। सही है। ये बेसिकली यस। रोटेशन है, सही है। अच्छा तुम्हें क्या पता है कि भाई अर्थ अपना एक स्पिन वो कितने टाइम में कंप्लीट करती है? तुम लोग ने बचपन में रट्टे लगाए हैं, सही है। 24 आवर्स। वेरी गुड। पीरियड ऑफ स्पिन तुम्हें पता है कि भाई 24 आवर्स है, सही है। अच्छा जी, अगर उस पीरियड ऑफ स्पिन के अंदर अगर हम देखें तो कितना डिस्टेंस अर्थ कवर करती है, क्या तुम ये बता सकते हो? डिस्टेंस कवर्ड इन वन स्पिन। कोई मुझे बता सकते हैं कि कितना रेडियस, कितना डिस्टेंस कवर होता है? मतलब मान लो कि ये एक बॉल, ये जो है ना बेसिकली एक बॉल से समझ में आएगा तुम्हें, सही है। या तुम जो है ना एक प्लेट से समझ सकते हो, राइट। मैं इसको जो है ना इसका थ्री टू डायमेंशनल व्यू से समझा देता हूँ, राइट। मतलब मान लो मैं अर्थ को ना एग्जैक्टली सेंटर से स्प्लिट कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ, सही है। सो अर्थ मेरे पास यूं दिख रही है, सही है। ये सही है। और मतलब समझो तुम बिल्कुल एग्जैक्टली अर्थ को जो है ना तुमने ऊपर से कट किया हाफ, राइट, और नीचे स्फेयर है, राइट। यानी अगर तुम साइड व्यू देखोगे तो साइड व्यू इसका ऐसे ऐसे होगा, सही है। सही, ये तुम्हारे पास कोई प्याले जैसा बोल जैसा बन रहा होगा तुम्हारे पास, राइट। एक सेकेंड। हम्म, सही, ये तुम्हारे पास आ रहा होगा, सही। अब ये बेसिकली ना मेरे पास अर्थ, मैंने उसको ना कट किया हुआ है, सही है। इमेजिन करने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए, सही है। थोड़ा सा जो है ना ये इमेजिनेशन में शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो, राइट। मतलब ये ना ये अर्थ है, राइट। और ये उसका एक्सेस है, दिस इज द एक्सेस ऑफ द अर्थ, राइट। जो कि यहाँ से इमेजिनरी लाइन के तौर पे निकल रहा होगा, राइट, इमेजिनरी लाइन के तौर पे ऊपर जा रहा होगा, राइट। एंड तुम जो देख रहे हो वो यहाँ से देख रहे हो, राइट। तुम्हारा जो व्यू है दैट इज फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके। सो एंड अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ओके। सो वेस्ट टू ईस्ट का मतलब है वो यूं घूम रही होगी अर्थ, ओके। सही हो गया। सो ये तुम्हारे पास उसका मूवमेंट चल रहा होगा, राइट। ये तुम्हारे पास उसका मूवमेंट चल रहा होगा, ओके। सो टॉप व्यू मैंने बना दिए और मैंने साइड व्यू भी बना दिए, दोनों चीजें बना दी, राइट। साइड व्यू, अगर तुम साइड व्यू देखो, टॉप व्यू ये पहला वाला टॉप व्यू, दूसरा वाला साइड व्यू, ओके। सही है। अच्छा, यहाँ पे तुम्हारे पास जो होगा वो एग्जैक्टली तुम्हारे पास एक्सेस ही आ रहा होगा, राइट। और अर्थ जो है वो यूं घूम रही होगी, राइट, इस तरह से चल रही होगी, राइट। अब मुझे बता सकते हो, अच्छा बाय द वे दिस डिस्टेंस इज बेसिकली द रेडियस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सेंटर, ओके। सही। अब मुझे बता सकते हो कि अगर मेरे पास एक पॉइंट है, जो कि पॉइंट लेट से मेरे पास इधर है, राइट,
सही। एक स्पिन कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि अर्थ जो है ना वो यूं घूम के वापसी अपनी इसी पोजीशन पे आ जाए, राइट। या अगर तुम सर्कुलर मोशन देखो तो यूं घूम के वापसी इसी पोजीशन पे आ जाए, राइट। या अगर तुम इस ग्लोब के अंदर देखो तो यूं घूम के यूं आ जाए, राइट। सो बच्चों मुझे बता सकते हो कि रोटेशनल डिस्टेंस कितना कवर्ड होगा अर्थ का? 2 पाई आर। 2 पाई आर, बेहतरीन हो गया भाई। सो आपने कहा कि भाई 2 पाई आर का डिस्टेंस कवर हो रहा है, राइट। सो वैल्यू निकाल लो। सो 2 पाई आर तुम्हारे पास है 6.38 एक्सपोनेंट 6, राइट। तुम सॉल्व करके बता दो भाई। और ये डिस्टेंस आ गया, अब डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम करोगे स्पीड आ जाएगी, ये रोटेशनल स्पीड हो जाएगी। सही है। सही है, डिवाइडेड बाय 24 आवर्स, आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 24 इंटू 60 इंटू 60। ओके, कर लो भाई, कितना आता है? 463। 463, ओके। 463 मीटर्स पर सेकेंड, सही। इसका ये मतलब हुआ बच्चों कि तुम्हारे पास जो तुम्हारी अर्थ है वो कितनी स्पीड से घूम रही है? वो बेसिकली 463 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से घूम रही है। यानी तुम अभी जिस जगह पे हो ना, 1 सेकंड बाद तुमने 463 मीटर कवर कर लिया होगा रोटेशनल एक्सेस के ऊपर, राइट। 1 सेकंड बाद 463, बट तुम्हें फील क्यों नहीं हो रहा? कोई मुझे बता सकता है कि सिंस यू आर मूविंग एट अ वेरी वेरी हाई स्पीड तुम्हें फील क्यों नहीं हो रहा? कोई मुझे बता सकते हैं? कैन एनीबडी रिलेट? ड्यू टू ग्रेविटी। क्या मतलब भाई, थोड़ा सा और अच्छा करोगे प्लीज? ग्रेविटी से बोले तो? ग्रेविटेशनल फोर्स। सर ग्रेविटेशनल फोर्स, अच्छा ओके। और कौन बोल रहा है? और बताओ। सर ये जो स्पीड है 463 ये फिर कांस्टेंट रहती है ना इसलिए। बट रिजल्टेंट फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स आ रही होती है, नहीं? सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि यार अगर आपकी स्पीड, अगर आपकी जो वैल्यू है अर्थ की जो रोटेशनल स्पीड है वो 463 है, आपको फील क्यों नहीं हो रही? जैसे जहाज है, आप सबने प्लेन में ट्रेवल किया होगा। सो जब प्लेन कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होता है तो इट्स फील लाइक कि आप घर पे बैठे हुए नॉर्मल है, राइट। बट अगर कोई टर्बुलेंस आते हैं या प्लेन एक्सेलरेट करता है या इफ इट टेक्स टर्न, तो तुम्हें पता चलता है कि भाई वो प्लेन जो है ना वो एक्चुअली तुम प्लेन में हो, राइट। यू आर हावरिंग लाइक दैट, वो तुम्हें इस तरह से फील हो रहा होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या सीन है? यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं हो रहा? हाँ जी बच्चों। सर ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैंसिल नहीं हो जाएंगे? ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे कैंसिल होंगी? और ग्रेविटी तो चलो खैर फोर्स नहीं है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम तुमने कहाँ से सुन लिया भाई? सर सेंट्रीपिटल कहा था मैंने। अच्छा, हाँ, ग्रेविटी और ग्रेविटी इज नॉट अ फोर्स देन। बेसिकली ग्रेविटी इज अ फील्ड that generates that generates force, right? So feel and force are the two different thing. Okay, चलो गुड है। और कोई? सर ये हम्म। यूनिफॉर्म मोशन होगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ तुम कह रहे हो? अच्छा ओके भाई। सर और वेलोसिटी कांस्टेंट है इसलिए सर। कांस्टेंट वेलोसिटी, ये बच्चे सही बता रहे हैं। सही है। और किसी के जहन में कोई खुराफात नहीं है भाई? सही है। तो यही था, जैनब ने बताया था सबसे पहले, सही, वेरी गुड बच्चों। देखो, हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है भाई, स्पीड कांस्टेंट है, ओके। अगर तुम्हारी इस स्पीड मतलब जो भी एक्चुअल स्पीड है, हमने तो खैर ये वैल्यूज ली हुई है, अब इसकी जो एक्यूरेट वैल्यू है वो जो भी लोगे और उससे जो भी अर्थ की रोटेशनल स्पीड आएगी समवेयर यही यही कुछ आ रही होगी, राइट। अगर उस स्पीड से 0.1 भी ऊपर या नीचे हुआ, सो उसी वक्त सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सही है। 0.1 या 1 भी अगर जो है ना मीटर पर सेकंड की स्पीड आगे पीछे हुई, 1 तो बहुत ज्यादा है, 0.1 की भी अगर आगे पीछे हुई स्पीड और एक्सेलरेशन आया सिस्टम के अंदर, वहीं सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा एट दैट मोमेंट, राइट। क्योंकि इतना एक्सट्रीम लेवल की वो एक्सेलरेशन होगी कि वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप उसको जो है ना वो नहीं कर सकते, राइट। सो वी कैन नॉट फील द मोशन ऑफ द अर्थ, राइट, बिकॉज इट इज मूविंग एट अ वेरी एट अ कांस्टेंट स्पीड, राइट। हाँ, डायरेक्शन की वजह से जो एक्सेलरेशन आ रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा आपको, राइट। हाँ जी, बोलो, कोई सर कुछ ये बोले? क्या सर,
ये जलजले की वजह ये होती है या वो अलग होता है? यार देखो, जलजले की जो वजह होती है ना, वो बेसिकली एक्सप्लोजन होता है जमीन के अंदर। जब जितनी आप एक्सप्लोजन करोगे ना, उससे मेनली जलजले जनरेट हो रहे होते हैं। सही। खैर ये तो अल्लाह ताला की मखलूक है जलजला। सही है। और अल्लाह ताला जहाँ पे भी चाहे वो उसको जनरेट कर सकते हैं। सही है। लेकिन उसका जो हमारे हमारे सामने जो कॉज आता है ना, कि जो है ना जलजला क्यों ज्यादा आता है, तो वो बेसिकली इस वजह से आता है कि एक्सप्लोजन, मतलब अगर आप कहीं पे धमाके ज्यादा करो ना, एक्सप्लोजन, वॉल्केनिक इरप्शन ज्यादा हो। सही है। और ये सब चीजें अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएं, सही है, तो उसकी वजह से आपके पास जो है ना सिस्मिक वेव जमीन में जनरेट होती हैं, और वो सिस्मिक वेव एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करके जाती हैं। एंड जहाँ पे वो एक्सप्लोड होती हैं, तो वो जलजले की फॉर्म में एक्सप्लोड होती हैं, राइट। और जलजले जमीन में बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि जलजले मतलब अभी जैसे आप बैठे हुए हो, सो जमीन में नीचे मूवमेंट चल रही है स्टिल, राइट। लेकिन वो एबनॉर्मल तब होंगी कि जब बहुत ज्यादा, अगर आप उसको जो है ना वो कर दो, आप कह लो कि यानी आप बहुत ज्यादा उसको जो है ना मतलब उसको वॉल्केनिक करप्शन से और जो है ना एक्सप्लोजन से अगर आप उसको बहुत ज्यादा इनहेंस कर दो, तो आपको बहुत ज्यादा फील होगा, राइट। और तुमने सुना होगा कि जलजले का मैग्नीट्यूड होता है, राइट। तो वो बेसिकली सिस्मिक वेव का एम्पलीट्यूड होता है, राइट। और वो एम्पलीट्यूड अगर 5 से बड़ा होता है, 4 से बड़ा होता है, 4 अगर तक होगा, तो तुम्हें जस्ट एक सॉर्ट ऑफ झूला स्विंग टाइप का लग रहा होगा, हल्का फुल्का फील होगा। 5 से ऊपर जाएगा तो फिर जो है ना हल्की फुल्की डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन होगी, राइट। और अगर 6 7 8 चला गया, तो फिर फिर तबाही बर्बादी हो जाएगी, बहुत ज्यादा होगी, राइट। लेकिन अब जो 1 2 3 के मैग्नीट्यूड होता है, वो जमीन में बहुत ज्यादा चल रहे होते हैं। सही। मतलब स्टिल अभी आप बैठे हो तो अभी भी आ रहे होंगे, जिसका अंदाजा जो है ना आप नहीं कर सकते, वो जो जमीन के जो वो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, हशरातुल अर्ज, वो करते हैं। सही है। तो खैर जलजले की इसी वजह से तुमने देखा होगा कि अक्सर जो है ना कुछ जो जमीन वालों को क्या कहते हैं, जूलॉजिस्ट कहते हैं ना, ये जो भी होते हैं, तो वो अक्सर ना वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जलजला कब आने वाला है, कहाँ पे आने वाला है। वो अक्सर, अगर आप जलजले के बाद देखो, तो अक्सर किसी न किसी की प्रिडिक्शन हुई भी होती है कि जलजला यहाँ पे ये इस वक्त आ सकता है, राइट। वो सिस्मिक वेव इन सब चीज़ों के बिहेवियर को देख रहे होते हैं, राइट। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, ये जो है ना अल्लाह ताला की एक मखलूक, अल्लाह ताला इसको जहाँ पे भी चाहे एक्सप्लोर या वो कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं। सही। खैर तो ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका इससे रिलेशन नहीं है कुछ भी। अब अर्थ एक्सेलरेट कभी भी नहीं कर सकती। जब करेगी पूरी, वो सब कुछ तबाह हो जाएगा, एवरीथिंग, सब कुछ। ऐसा नहीं होगा कि एक पार्ट तबाह होगा दूसरा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। सब कुछ हो जाएगा खत्म। सही है। तो ये कॉन्सेप्ट है। खैर खैर खैर, वापसी आ जाओ, वापसी आ जाओ। अच्छा जी, सो हमने ये बता दिया कि भाई हमारे पास जो है ना अर्थ की, ये तुम्हारे पास स्पिन तुम्हारे पास इतना ज्यादा आ गया, सही है, यानी रोटेशनल स्पीड तुम्हारे पास ये आ गई है, सही है। और तुम्हारे पास जो है ना रोटेशनल स्पीड से तुम सेंट्रीपिटल फोर्स भी निकाल सकते हो अर्थ पे, राइट। अब आ जाओ जरा, अब एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब वेटलेसनेस का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई तुम ना एक बंदे को खड़ा करो, सही है। एक बंदे को मैं दो जगह पे खड़ा करता हूँ, सही, अर्थ पे। एक यहाँ पे खड़ा करता हूँ, सही है। यार मुझे जो है ना एक बंदा बनाना है, सही। खैर यहाँ पे अगर मैं एक बंदे को खड़ा करूँ इधर एक्सेस पे, सही है, तकरीबन समझ लो एक्सेस पे, सही है। अच्छा तुम मुझे बता सकते हो बच्चों कि जो हमारा वेट होता है, या जो हम वेट फील करते हैं, जो हमारा वेट नहीं होता, जो हम जिस वेट को हम फील करते हैं, वो कौन सी फोर्स की वजह से होता है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वजह से होता है, या वेट एक्चुअल होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, किस वजह से होता है? कौन सी फोर्स होती है जो कि वेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसको तुम फील करते हो? कोई बता सकते हैं? Gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स तुम लोग कह रहे हो, ग्रेविटेशनल फोर्स। और कोई कुछ कह रहे हैं बच्चों? एक्चुअली में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती है ये, सही है। अच्छा चलो, अगर मान लो तुम ऊपर से नीचे, मतलब तुम जो है ना, मान लो किसी ने तुम्हें ऊपर से नीचे फेंक दिया, सही है। तो क्या तुम्हें उस वक्त तुम्हारा वेट फील होगा? मतलब मान लो तुमने जब जंप लगाई, जंप हर किसी ने लगाई होती है, क्या जब तुम जंप लगा रहे हो तो उस वक्त तुम्हें अपना वेट फील होता है? एनीबडी? नहीं। नहीं फील होता, राइट। फील ना होने की वजह ये है कि तुम्हारे बॉडी के हर पोर्शन या हर मसल रिलैक्स होता है उस टाइम पे, जब तुम ड्यूरिंग द जंप होते हो, तो उस टाइम पे तुम्हारे पाँव पे जोर नहीं पड़ रहा होता जमीन का, तुम्हारे जो है ना कोई मसल रिलैक्स होता है। लेकिन जैसे ही तुम जमीन से कांटेक्ट करते हो, तुम्हें पता चलता है कि ओके, यू लैंडेड समवेयर, ओके। सो बेसिकली जो हमारा वेट होता है ना, वो एक्चुअली में हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वजह से जो है ना वो हमारा वेट आता है, राइट। हमारा वेट जो हम फील करते हैं ना बच्चों, वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तुम देखो, अगर तुम वेट मशीन पे खड़े हो, सही है, और कोई तुम्हारे कंधों पर हाथ रख दे थोड़ा सा जोर से, तुम्हारा वेट बढ़ जाएगा, राइट।
और वो वेट इसलिए नहीं बढ़ रहा कि तुमने कुछ किया, बल्कि वेट मशीन को जो कांटेक्ट फोर्स तुमने लगाई वो ज्यादा हो गई है, राइट। बस इस वजह से जो है ना वो वेट बढ़ गया है, राइट। और सिमिलरली तुमने अगर लिफ्ट में देखा हो, सही है, अगर तुमने लिफ्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल की हो, तो लिफ्ट अगर ये तुम बहुत ज्यादा थके हुए लिफ्ट में, तो ये अक्सर जो है ना ये तुम्हें बहुत ज्यादा विजिबल फील होता है। लेकिन नॉर्मली ये लिफ्ट के अंदर होता है, लिफ्ट जैसे ही नीचे जाती है तो तुम्हें वेटलेसनेस फील होता है, राइट। तुम लाइक फीलिंग लाइक अ मून ऑन द मून, सही है। और अगर लिफ्ट ऊपर आती है सो तुम्हें बहुत ज्यादा भारी भारी से लगता है, राइट। इवेंचुअली जब तुम थके हुए होते हो ना मेनली, तो ये तुम्हें ज्यादा फील होता है, सही। उस वक्त तुम्हारा जहन इस चीज को ज्यादा सेंस कर सकता है। नॉर्मल हालत में भी होता है, लेकिन अगर कभी लिफ्ट के अंदर मेल फंक्शन है और उसकी स्पीड नॉर्मल से ज्यादा है, तो भी तुम्हें फील होगा। मे भी तुमने फील किया हो, अगर तुम लिफ्ट में बहुत ज्यादा होते हो, कभी होशियारी कर लेना ऐसा, सही, ऊपर से नीचे आना तुम्हें पता चलेगा, सही है। तो ये बेसिकली ये वेटलेसनेस कहलाता है, सही है। सिमिलरली अगर तुम अर्थ के इक्वेटर पे खड़े हो, सही है, या अर्थ के तुम एक्सिस पे खड़े हो, तुम्हें पता होना चाहिए इक्वेटर और एक्सिस, ये जो मैंने लाइन बनाई हुई है ना, दिस इज समथिंग इक्वेटर, जो कि अर्थ को एग्जैक्टली सेंटर से कट कर रही होती है, राइट। ये जो ये वाली लाइन है ना, ये इक्वेटर तुम कह लो, राइट। और ये एक्सिस होते हैं, ये ऊपर वाला एक्सिस होता है, सही हो गया। अब अगर एक बंदे को मैंने यहाँ पे खड़ा किया है, सही है, तो इस बंदे पे जो फोर्स लग रही होगी, इस टाइम पे इस बंदे पे जो फोर्स लग रही होगी, वो फोर्स दो टाइप की फोर्स होगी, राइट। एक उस पे लग रही होगी ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द अर्थ, राइट, सही, ड्यू टू इट्स मास, राइट। और एक उस पे लग रही होगी कांटेक्ट फोर्स, राइट, इक्वल एंड अपोजिट। लेकिन भाई ये चूंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर है, थर्ड लॉ नहीं है, एक ही ऑब्जेक्ट है, राइट। एक ही बंदे पे दो फोर्स लग रही है, एक ही बंदे को अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, और वही बंदा जो है ना कांटेक्ट बना के खड़ा हुआ है जमीन के साथ, और वो उसकी फोर्स जो है ना ऊपर ऊपर जो है ना कांटेक्ट फोर्स ऊपर लग रही है, राइट। सो इस वजह से न्यूटन थर्ड लॉ नहीं फर्स्ट लॉ, ओके, सही हो गया। सो ये वाला अगर सिनेरियो तुम देखो, पहला केस, राइट, सही है, अगर हम एक्सेस के अराउंड खड़े हुए, अराउंड द एक्सेस, सही है। सो अराउंड द एक्सेस तुम्हारे पास क्या हो रहा है, सो तुम्हारे पास ये जो बंदा है, सही है, इस बंदे पे जो है ना, अबे भैया सीधी सीधी लाइनें नहीं बन रही, सही, ये तुम्हारे पास आ गया बंदा, सही है, ये तुमने बना दिया और ये तुमने बना दिया, ये बंदा आ गया, सही है। अच्छा जी, बंदे पे वेट लग रहा है डाउनवर्ड, राइट, और बंदे पे रिएक्शन फोर्स लग रही है अपवर्ड, राइट। और रिएक्शन फोर्स आती है यहाँ से, वेट आता है सेंटर से, राइट, रिएक्शन फोर्स एन ले लेते हैं, राइट। अच्छा, इस केस के अंदर तुम्हारे पास, चूंकि वो बिल्कुल एग्जैक्टली एक्सिस पे खड़ा हुआ है, तो उसको कोई रोटेशनल इफेक्ट फील ही नहीं होगा, राइट। और जब उसको कोई रोटेशनल इफेक्ट फील ही नहीं होगा, तो तुम्हारे पास यहाँ पे तुम कह सकते हो कि भाई वेट इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, राइट। सो जो भी उसकी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगी वही उसका वेट हो जाएगा, राइट। मान लेते हैं बंदे का मास ले लेते हैं भाई हम, क्योंकि हमें पता है कि मास जो है ना दुनिया में हर जगह सेम रहने वाला है, राइट। सो मास हम ले लेते हैं भाई 70 kgs, ओके। पहला केस तो ये हो गया, सही है। इस केस के अंदर अगर 70 kg है, सो अगर हम ग्रेविटी अगर आप ले लो 9.81, सही है, सो 9.81 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है ना जो भी इसका वेट आ रहा होगा वही ये इसका जो है ना वही इसका वेट होगा, एक्चुअल में वही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगी, दोनों एक ही चीज होंगी, राइट। 70 × 9.81, राइट, कितना बनता है भाई? 686.7, 686.6. ओके, 686.7, सही बता रहे बच्चे, सही। दूसरा केस, बच्चे को अगर मैं यहाँ पे ले आऊं, इफ आई ड्रैग द मैन राइट हेयर, एक सेकेंड, इसको जो है नीचे कर लेते हैं। अच्छा, अगर मैं बंदे को यहाँ पे खड़ा कर दूं, ओके, इक्वेटर पे, राइट, ऑन द इक्वेटर, राइट। ये सब कॉन्टिनेंट जो है वो हमारा तकरीबन इक्वेटर के आसपास है, राइट। बॉम्बे जो है वो हमारा जो है ना वो इक्वेटर के आसपास पड़ता है, सही है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ले आऊँ, सही है, और अब देखो बंदा नीचे नहीं गिरेगा, बाय द वे, ये तुम्हें पता होना चाहिए, इतना सेंस तुम्हारा डेवलप हो जाना चाहिए, ओके, कि यहाँ से बंदे ने नीचे नहीं गिरना, क्योंकि ग्रेविटी इधर को खींच रही है बंदे को, राइट, यहाँ पे नहीं खींच रही है, बंदा ग्लोब पे नहीं खड़ा हुआ, बंदा एक्चुअल अर्थ में खड़ा हुआ है, ओके। सो ऐसी बेवकूफ़ी मत कर देना, ओके। सो अब अगर जो है वो बंदा इस तरह से खड़ा हुआ है, सही है, अगर जो है अराउंड द इक्वेटर खड़ा हुआ है बंदा, अराउंड द इक्वेटर खड़ा हुआ है, राइट। तो अब देखो उस पर दो फोर्सेस होंगी, एक फोर्स तुम्हारे पास होने वाली है, अच्छा जी, अगर मैं इसी चीज को बना लूं टिल्ट करके,
ये हो गया इस तरह से, सही है, ये मैंने बना दिया। ओके। सो अगर ये मेरे पास अराउंड द इक्वेटर खड़ा हुआ है, तो देखो वेट होगा टुवर्ड द सेंटर, राइट, कांटेक्ट फोर्स होगी अवे फ्रॉम द सेंटर, राइट। लेकिन चूंकि ये रोटेट कर रहा होगा और इसको रोटेशनल मोशन फील हो रहा होगा यहाँ पे, राइट, तो इस केस के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगी, राइट। सो तुम ये कह दोगे कि भाई तुम्हारे पास क्या होगा, तुम कह सकते हो कि भाई वेट माइनस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज एम वी स्क्वायर ओवर आर। क्या ये बात समझ में आती है? रिजल्टेंट देखिए फोर्स इज आप, इक्वल टू एम में एक किया है मैंने। रिपीट कर देंगे? भाई दोबारा बोले, आवाज नहीं है भाई प्लीज। कह रहा हूँ ये वाला रिपीट कर देंगे। देखो मैंने ये बोला कि जो एक्सेस होते हैं ना, एक्सेस पे जो सर्कुलर मोशन को जो इफेक्ट होता है वो नेग्लिजिबल होता है, राइट। और इक्वेटर पे सर्कुलर मोशन का जो इफेक्ट होता है वो मैक्सिमम होता है, जो कि तुम लोगों ने शुरू में बताया कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूंगा तो बहुत नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा, यहाँ पे होऊंगा तो फिर मैक्सिमम इफेक्ट होगा, राइट। सो और यहाँ पे चूंकि सेंट्रीपिटल फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे आ रही होगी, राइट। यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स कोई नहीं होगी, क्योंकि अगर एग्जैक्टली सेंटर पे खड़े हो तो तुम्हारा कोई रेडियस ही नहीं है। जब रेडियस जीरो हो जाएगा, यानी ये वाली चीज ही जीरो हो जाएगी, जब ये जीरो हो जाएगा तो तुम्हारे पास वेट बिकम इक्वल टू नॉर्मल एक्शन फोर्स, राइट। सेंस बना रहे हैं मूवी, ये वाली पहली बात सेंस बना रही है। जी सर सर। सही हो गया। ये अब सेकंड बात ये है कि भाई जब आप यहाँ पे खड़े हुए हो, यहाँ पे वेट इधर को लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, एंड सिंस इट द थिंग इज मूविंग, सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स है, वेट इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट, टू द मैन, राइट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बोले तो रिजल्टेंट फोर्स, राइट। तो F2 - F1 इक्वल्स टू एम में मैंने कर दिया, राइट। और ए की जगह मैंने वी स्क्वायर ओवर आर ले लिया, राइट। इज दैट क्लियर? हाँ जी। सर ये बता दें कि पहले केस में वो सर्कुलर मोशन क्यों नहीं? पहले केस में सर्कुलर मोशन है, लेकिन उसका इफेक्ट नहीं है, वो हमने इसलिए हमने कहा था कि भाई इफेक्ट ऑफ द सर्कुलर मोशन विल बी ग्रेटर एट द फार एंड ऑफ द सेंटर, राइट। सेंटर के करीब जितना आते जाओगे सर्कुलर मोशन का इफेक्ट उतना तुम्हें कम फील होगा, राइट। एग्जैक्टली ऑन द एक्सिस खड़े होगे तो सर्कुलर मोशन का इफेक्ट ही फील नहीं होगा, समझ रहे हो आप? सही हो गया। अगर कोई ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है, तुम उसके सेंटर में खड़े हो जाओ, तुम्हें वो गोल गोल फील नहीं होगा, राइट। पंखा चल रहा है ना, करके देख सकते हो, पंखा चल रहा है ना, पंखा चल रहा है तुम्हारे घरों में, अब तुम इतने अमीर हो गए हो, तुम्हारे घरों में एसी लगा है तो फिर माजरत। लेकिन अगर पंखा चल रहा है ना, पंखे के एग्जैक्ट सेंटर में तुम हाथ लगाओ, तुम्हारी उंगलियों को कुछ भी नहीं होगा, वो बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं रहेगी, राइट। बट इफ द फैन इज मूविंग एंड तुम किसी साइड में किसी एंड में हाथ लगा दो, तो देख लो फिर आखिरी दफा तुम हाथ लगा पाओगे फिर। सही है। और बाद वाली चीजें फिर मुझे मत बताना, सही है। लेकिन ये होगा, सही है। तो सर्कुलर मोशन विल बी ग्रेटेस्ट एट द एंड, और सेंटर में बिल्कुल कम होगा, राइट। तुमने में भी बचपन में किया होगा, हमारे घर में ऐसे पंखे होते हैं, हम उंगली कर देते हैं उसके अंदर, मतलब उंगली लगा देते हैं उसके अंदर। अच्छा जी। समझ अच्छा गया सर सर, भाई? मतलब हाँ हाँ, बोल बोल। ये जो आपने एग्जांपल दी है, सर्कमफ्रेंस में नहीं था बंदा, ये बिल्कुल सेंटर ऑफ ऑफ द अर्थ था। हाँ बिल्कुल सेंटर ऑफ द अर्थ, बिल्कुल एक्सिस पर खड़ा हुआ है। अच्छा सही। सही है। अबे बॉल को इमेजिन करना, बॉल के बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर खड़ा हुआ है, सही। और बॉल के एग्जैक्टली ऊपर से बिल्कुल 90 डिग्री नीचे ले आओ, ये दो चीजें। सही है। सही हो। सही हो गया। जरा आप क्या कह रही हो? या सर तो हम हम्म, लगा लगा सकते हैं ना फॉर्मूला उसमें, लेकिन फिर रेडियस जीरो आएगा तो हाँ फिर जी हाँ जी, इसलिए वहां से वो खत्म फोर्स हो जीरो जाएगा। आता है। यस। ओके। सही हो गया। तो बस ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है, सही। अच्छा जी। अब हमारे पास ये हमने सेकंड केस, ये वाली सेट, ये वाला सेटअप समझ में आ गया, इक्वेशन का सेटअप समझ में आ गया बच्चों? इसका सेटअप समझ यस। में आ गया, ओके। गुड हो गया। अच्छा जी, आ जाओ। नाउ इफ अगर हम जो है वेट हमें पता है कि 686 आ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, क्योंकि एक्चुअल जो तुम फील करते हो जिस चीज को, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, राइट। अगर लेट से तुम वेट मशीन पे खड़े हो और कोई तुम्हें हल्का सा गोदी में उठा ले, कांटेक्ट लूज होगा, वेट तुम्हें तुम्हारा वेट कम कोट होगा, राइट, या तुम्हें कम वेट दिखेगा, राइट। सो अब तुमसे क्या कह रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है वो तुम्हारे पास हमें निकालनी है, राइट। सो वेट हमारे पास आ रहा है 686.7 माइनस मास ऑफ द अर्थ, तुम ले लो, सही है। और तुम इसको सॉल्व कर लो। अच्छा यहाँ पे मैं जो हूं ना, ये मेरे पास आ जाएगा n। अच्छा जी, मास मेरे पास, अच्छा बंदा है, बंदे का मास ले लेते हैं, सही है।
80 बंदे का मास आ जाएगा। मास ऑफ द अर्थ मत लेना, मास ऑफ द अर्थ कैपिटल एम से आएगा, राइट। एंड अर्थ की जो रोटेशनल स्पीड है वो तुम्हारे पास कितनी आ रही थी, 463, 463, सही है, डिवाइडेड बाय जो तुम्हारे पास रेडियस है, सेंटर से कितना दूर हो तुम, 6.38 एक्सपोनेंट 6, इतना दूर हो, राइट। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकाल दो भाई, कितनी आ रही है। सर आपने मास तो 80 क्यों रिजल्टेंट फोर्स लिया? तो मतलब हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं फिर तो। हाँ जी, डायरेक्ट रिजल्टेंट फोर्स निकाल के कर लो। मुबिन क्या कह रहे हो तो आपने मास वहाँ पे 80 क्यों लिया? ब्रो? वो बंदे के ऊपर हम इफेक्ट देख रहे हैं ना कि क्या होने वाला है। एफ इक्वल्स टू एम ए जो होता है, तो यहाँ पे जो मास होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर जो मास होता है वो हमेशा उस ऑब्जेक्ट का होता है जो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अंडर द सर्कुलर मोशन है। अब यहाँ पे अर्थ तो अपने एक्सिस पे है ना, बंदा अर्थ के रिस्पेक्ट से सर्कुलर मोशन में, राइट। सर वही आया आंसर 686.7। एग्जैक्ट वो नहीं आना चाहिए, कुछ डिफरेंस आना चाहिए यार। सिक्स अर्थ, एटी सिक्स पॉइंट सिक्स नाइन आया है। हम्म, यार एक सेकेंड, 684.01 है मेरा। 8, 684.01। हाँ थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, 0.2, 2 या 3 का डिफरेंस आएगा। देख लो सर यार वहाँ दोबारा। 80 बोलो की बोलो। जगह हम 70 नहीं लेंगे लेकिन। अरे 70 ही होना चाहिए, 80 कहाँ से आ रहा है, हमारे पास मास 70 है ना। यार एक दफा दोबारा से करके देख लो भाई, सही आ रहा है। और 463 का स्क्वायर भी शायद होगा। ये यहाँ पे वी स्क्वायर होगा, सही है, और ये हो जाएगा, जी सर, 684.3 आ रहा है। सही हो गया भाई। अच्छा जी, आ जाओ भाई, जगह थोड़ी कम पड़ रही है भाई। सो एन तुमने बता दिया 684.3, राइट। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अब तुम्हारे पास ये आ गई, राइट, जो कि तुम्हारे पास एक्चुअल वेट होने वाला है, सही है। अब तुम इस वेट को और उस वेट को कंपेयर करो। सो जो चेंज इन द वेट आ रहा है वो तुम्हारे पास कितना आ रहा है, अपेरेंट वेट का जो वो आ रहा है वो तुम अगर निकाल लो तो 2 पॉइंट समथिंग बन रहा होगा, राइट। कितना बन रहा है, 686.7 माइनस 684.43, 2.27 बन रहा है, राइट। 2.35। 35, सही है। 2.3 आ रहा है, चलो 2.3 कर लेते हैं, सही है। सही हो सर गया। सो डेल्टा एन का क्या मतलब है? किस चीज का डेल्टा मतलब चेंज इन द पेरेंट वेट, कितना चेंज आ रहा है तुम्हारे पास, राइट। ये तुम्हारे पास है चेंज इन अपेरेंट वेट। यहाँ सही हो पे गया। एन भी फिर वेट ही बताते हैं। एन बेसिकली वेट है, मतलब एन बेसिकली वो चीज है जिसको तुम वेट के तौर पे फील करते हो, दैट इज एन, ओके, क्लियर, जी। सेट हो गया, सही है। अच्छा जी चलो भाई सर हम्म, ये डेल्टा एन वाली मुझे समझ नहीं आई बात। मैंने बस सिर्फ इग्नोर कर देना यार। भाई देखो, अगर आप एक्सेस पे खड़े हुए हो, एक्सेस ऑफ द अर्थ पे खड़े हो, आपका वेट ये होगा, एक 70 kg का बंदा है वो एक्सेस पे खड़ा हुआ है तो उसका वेट ये होगा, सही है, उस पर ग्रेविटेशनल पुल इतना लग रहा होगा या उसको अपना वेट इतना फील हो रहा होगा। बट अगर जो है वो इक्वेटर पे चला जाए तो उसका वेट जो होगा वो थोड़ा सा 2 2 kg, 3 kg, 2.5 kg कम हो जाएगा, बस ये, या न्यूटन, बेसिकली वो न्यूटन केजी को ये कह रहे होते हैं हम, राइट। समझ रहे, यस। आप बताओ, समझ में आई, बस ये कॉन्सेप्ट है, ओके। और डेल्टा एन वही है, वो जो डिफरेंस आ रहा है बस वो है, सही। अगर तुम्हें समझना है, नहीं समझ में लाना तुझे, वरना कोई टेंशन नहीं है, ओके। टॉप व्यू हो गया, और ये हमारे पास है साइड व्यू, सही है। सर इक्वेटर पे वेट कम होगा फिर उसमें। हाँ जी, इक्वेटर पे वेट कम होता है, राइट, सही है, साइड। चलो, ये यहाँ तक हमारे पास जो टॉपिक्स है वो कंप्लीट हो गए। एक हमारे पास छोटी सी चीज़ बाकी है जो कि हमारे पास है, क्या चीज़ है हमारे पास,
कैपलर्स लॉ है, वो हम कल करने वाले हैं, और इसके जो है ना जो क्वेश्चन है मुझे कुछ मिल रहे थे वो मैंने कर लिए हैं, सही है। अच्छा जी, कौन कौन लोग हैं अल्लाह के बंदे जो है ना क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं? अरीबा, अरीबा चल बैठी हुई है, अरीबा से करवा दें। अरीबा जरा पहला क्वेश्चन रीड कर लोगी? यस अरीबा, आसपास हो? Ji sir. The ओके। Earth may be considered to be a uniform sphere of radius 6.38 into 10 to the power of 6 meters. Its mass is assumed to be concentrated at its center. Given that the gravitational field strength at the Earth's surface is 9.81 Newton kg to the power of -1, show that the mass of the Earth is 5.99 into 10 to the power of 24 kg. ओके। अच्छा देखो, तुमसे तुमसे देखो दो अजम्पशन की हुई है, सही, मे बी कंसिडर्ड यूनिफॉर्म, ओके, एंड इस मास अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड फ्रॉम, ये अजम्पशंस है तुम्हारे पास, राइट? और अब जो है ना, क्या फॉर्मूला लगाएंगे ब्रो? ऐसे तो नहीं कही गलती से? 9.81, सही है, टाइम्स जो तुम्हारे पास रेडियस है 6.38 एक्सपोनेंट 6 डिवाइडेड बाय 6.67 एक्सपोनेंट -11, ओके, इज इक्वल्स टू, तुम्हारे पास आ गया m, यहाँ पे भाई स्क्वायर कर देना। कितना आता है बच्चों? मास बता दो भाई, कितना आता है? कोई कैलकुलेटर है हमारे साथ? Sir, 5.9 times 10 power 24. 24, परफेक्ट। ओके। अच्छा अब इसमें देखो तो, ये वाला फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल कर? आप आपके जहन में कोई और फॉर्मूला भाई? नहीं, वैसे है तो। अच्छा चलो, देखो दो केसेस हो सकते हैं, या तो तुम्हारे जहन में कोई नई चीज आ रही हो, डिफरेंट चीज आ रही हो, कह रहे ये लगा सकते हैं ये नहीं लगा सकते, या फिर तुम जस्ट पूछो कि यही क्यों लगाए, कोई और चीज क्यों नहीं लगा लें, सही। तो अब हमारे पास जो है ना, अगर हम ये सोचें कि सिर्फ यही चीज क्यों लगा रहे हैं, तो बेसिकली हमारे पास इसके अलावा एक फोर्स का फॉर्मूला हो सकता था, सही है, लेकिन असल में हमें ग्रेविटी दी हुई है, सही है जी, जो कि हमें ये चीज है, राइट, हमारे पास रेडियस भी दिया हुआ है, हमारे पास हमें जो है ना जी भी है, सही है। तो कोई और फॉर्मूला इसके अलावा हमारे पास बचता नहीं है, सही। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली दो फार्मूले हैं, राइट। अभी तक जो हमने चैप्टर पढ़ा उस चैप्टर के अंदर सिर्फ दो फार्मूला है, बाकी सारी आगे पीछे की डेरिवेशन, राइट। एक हमें ये पता होना चाहिए, जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर, और एक हमें ये पता होना चाहिए कि भाई एफ जी विच इज अ वेट, एफ डब्ल्यू कह लो या एफ जी कह लो, विच इज अ वेट, जी एम एम ओवर आर स्क्वायर, दीज आर द टू ओरिजिनल फॉर्मूलाज, राइट। फिर हमने ग्रेविटेशनल फील्ड, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड निकाली थी किसी भी एक पॉइंट पे, तो उसके लिए एक फार्मूला तुम बना सकते हो, सही है। और फिर तुम और मजीद बना सकते हो, बट यू डोंट हैव टू, राइट। डेंसिटी डेंसिटी ग्रेविटी का रिलेशन निकाला था, उसका फार्मूला, बट वो हमने ड्राइव किया हुआ था, राइट। वो क्वेश्चन के हिसाब से वो डेरिवेशन चेंज भी हो सकती है, राइट, वैल्यू या सिंबल चेंज भी हो सकता है, बट दीज आर द टू मेन फार्मूला, ये कभी भी चेंज नहीं होने वाले हैं, ओके। सर एफ जी वेट है। हाँ जी, वेट है, वेट है। अच्छा जी, अब देखो सीन ये है कि सेकंड पार्ट के अंदर तुमसे कह रहे हैं कि भाई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये तुम बच्चे बड़े तंग कर दे मुझे, सही है, लेकिन अभी मैं इसको नहीं बता रहा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या और प्लानिटरी मोशन ये सब हमने कल पढ़ना है, राइट। तो इसको फिलहाल इग्नोर कर दो, सही। एंगुलर स्पीड डिटरमिन, अच्छा जी आ जाओ भाई, ये कर लो। कौन रीड करेगा? ईशा रीड करेगी, ईशा जरा रीड करोगी प्लीज? On figure 1.1, draw lines to represent the gravitational field outside an isolated uniform sphere. अच्छा जी, कैसे बनाएंगे, याद है थोड़ा सा? तो यहाँ सर बस ऐसे सीधी लाइन नीचे, फिर साइड पर, फिर एक, ओके, और फिर अंदर की तरफ एरोज होंगे। सही हो गया। सो आप ऐसा कुछ कह रही मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा ऐसा समझ में आ रहा है, यस। सही हो गया, ओके। और सही हो गया ये हमारे पास ग्रेविटेशन, ओके, आगे चलिए प्लीज। A second sphere has the same mass but a smaller radius. Suggest what differences, if any, there is between the patterns of field lines for the two spheres. अच्छा, इन्होंने कहा कि सेम मास है, स्मॉलर रेडियस है। देखो, जो फील्ड लाइन होती है वो किस पे डिपेंड करती है? मास पे डिपेंड कर रही होती है, राइट। तुम्हारा मास जितना Yes. ज्यादा होगा, तुम्हारा इफेक्ट जो है वो उतना ही जो है ना, तुम्हारा
अच्छा, अगर हम मास, अगर हाँ सही, मास सेम रखा है, ग्रेविटी सेम है, ग्रेविटी अगर सेम है, लेकिन एक सेकंड, स्मॉलर रेडियस है, दोबारा से चेक करते हैं, ग्रेविटी इज इक्वल टू Gm/r², राइट। मास में हम चेंज नहीं कर रहे हैं, रेडियस अगर हमने स्मॉलर रखा हुआ है तो जी हमारे पास जो है ना बढ़ जाएगा, ग्रेविटी हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी, मतलब लार्जर ग्रेविटी होगी, राइट। अच्छा, अगर लार्जर ग्रेविटी है तो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई बता सकते हो, इसे बता सकती हो? सर ज्यादा होगी। वेरी गुड, यस। मतलब फील्ड लाइन जो है ना बेसिकली या क्लोजर होगी, यानी ज्यादा ज्यादा होगी, छोटे से यस। रीजन के अंदर ज्यादा ज्यादा आ रही होगी, मतलब और ज्यादा तुम्हारे पास फील्ड लाइन आ रही होंगी, राइट। या हमने देखा था कि भाई डिस्टेंस बिटवीन या सेपरेशन बिटवीन द फील्ड लाइन शोज कि आपके पास जो है ना कितनी स्ट्रेंथ है या कितनी क्या वीकनेस है, राइट। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई ग्रेटर फील्ड लाइंस, ओके, पर यूनिट एरिया, सर इसमें पर हम साइज की बात करेंगे फिर नंबर ऑफ लाइंस? किसी से साइज के भाई, ये फील्ड लाइंस की। साइज नहीं, साइज का क्या मतलब भाई, मतलब लंबी लाइन होगी ऐसा कह रहे हो? जी कुछ ऐसे। नहीं 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 नहीं, देखो लाइन लंबी या छोटी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है। लाइन बेसिकली तब तक चलती है जब तक उसकी ग्रेविटी का इफेक्ट रहता है, राइट। हम ये कहेंगे कि ज्यादा फील लाइन होंगी या कम फील लाइन होगी, या हम ये कहेंगे कि फील लाइन क्लोजर क्लोजर होंगी, राइट। इस तरह से ज्यादा कुछ ज्यादा आ रही होंगी, राइट, समझा भाई। लंबी छोटी फील लाइन से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। अच्छा जी, आगे चलिए प्लीज ईशा। The Earth may be considered to be a uniform sphere of radius 6380 kilometers with its mass of 5.98 into 10 to the power 24 kgs, concentrated at its center as illustrated in figure 1.2. A mass of 1 kg on the equator rotates about the axis on the Earth with a period of 1 day. ओके। Calculate to three significant figures the gravitational force of attraction between the mass and the Earth. हम्म। तो उसका अच्छा, फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला क्या होता है? Gmm/r². ओके, r² सही है। सो 6.67 एक्सपोनेंट -11 सही है। एंड मास ऑफ द अर्थ तुम ले लो 5.98, सही है। 5.98 एक्सपोनेंट 24, राइट। और जो सेकंड वाला मास है जस्ट 1 kg है, डिवाइडेड बाय जो सेपरेशन है वो 6.38 एक्सपोनेंट 6, और मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, राइट। अच्छा जी, तुम्हारे पास 6380 किलोमीटर्स है, तो मैंने उसको जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, राइट। कितना आता है? एज ऑलवेज कैलकुलेटर लेके नहीं बैठी हूँ? नहीं सर, मैं लेके बैठी हूँ। आपने ऊपर क्या लिखा है? आफ्टर 5.98 into 10 power 24. उसके वन बाद ना? वन है ना, वो इग्नोर हाँ। कर दो। कितना आता है भैया? सर एक सेकंड बस। 9.7. 9.7, सही है। सो ग्रेविटी की एक्चुअल वैल्यू होती है 9.81, सही है, लेकिन जो जब हम ये वाली वैल्यूज यूज करें तो 9.7। तो बेसिकली 9.79 है, तो फिर वो 9.8 ही हो जाएगा। चलो 9.8 हो गया, ओके। अच्छा जी, आगे आ जाओ। The centripetal force Fc on the 1 kilogram mass. सही है भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे निकालेंगे? हाँ जी, जा mv सकते square हो। over r. mv² / r, ओके। क्या हमारे पास mv² / r ना लेकिन लगाओ ना, टाइम दे रखा है उसमें। नहीं, हमारे पास नहीं है। सही है, हम ये ले लेते हैं, Fc = mr ओमेगा r. राइट। Yes. Yeah. सही है। सो मास हमारे पास है 1 kg, राइट। रेडियस हमारे पास है 6.38 एक्सपोनेंट 6, राइट। एंड ओमेगा हमारे पास है 2 पाई ओवर टी, हमारे पास हो गया सेकंड्स के अंदर सर 8.64 एक्सपोनेंट, जी बोलिए। जब दो मास दिए होते हैं तब ये वाला इक्वेशन यूज करते हैं mm हाँ वाला। जी, जी भाई। बस ये फर्क होता है कि ये वाला तब यूज नहीं नहीं करना है। बच्चा, नहीं, वो तो डिपेंड करते हैं ना, क्वेश्चन पे डिपेंड करते हैं।
अभी आएगा ना, अभी टेंशन ना ले, टेंशन ना ले, अभी मैं बताऊंगा ना, कल भी क्वेश्चन, कल ये जो डबल मास वाले आएंगे ना, ये कल आएंगे, मैं बताऊंगा क्या सीन है, सही है। Sir, 463.9 to 464. ओके, 464, ये चलो 460। अच्छा, इन्होंने जो है ना थ्री सिग्निफिकेंट फिगर बोला है, 464 सही है जनाब। सेंट्रीपिटल फोर्स ही आ गई। अच्छा, अब देखो तुम्हें पता होना चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स भी सेंटर को आ रही होगी, और तुम्हारे बेसिकली तुमसे वेट निकलवा रहे हैं एन, जो भी हम काम करके आ रहे हैं, राइट, सही हो गया। अच्छा, यहाँ पे भी एक काम करो, यहाँ पे जो है ना आप 7 7 बता रही थी कुछ, इसको यही रहने दो, क्योंकि हमें जो है ना 3SF के अंदर चाहिए, राइट, तो राउंड ऑफ ना करो, Okay. या Sir, 7 9. 7 9 था, ओके, सही हो गया। अच्छा, ये 464 इतना, ओ स्क्वायर किया, यस, डिड यू स्क्वायर द वैल्यू? Never mind, नहीं किया, एक second. हाँ, 0.033. एक और वैल्यू बताओ 3SF बनाने के लिए। 7. ओके गुड, आगे आ जाइए। The difference in magnitude of the forces. सही है, पहली फोर्स जो है वो 9.79 थी, दूसरी फोर्स आपके पास आ रही है 0 अब देखो बेसिकली तुम्हारे जहन में ये आ रहा है कि वेट माइनस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट, तुम्हारे जहन में क्या ये आ पा रहा है? अभी हम यही Yes. करके आ रहे हैं, बच्चों वाली जो बच्चों को हमने उल्टा सीधा खड़ा किया था, राइट। और अब देखो ये दोनों की चीजों का डिफरेंस निकलवा रहा है हमसे, राइट। जब ये दोनों की चीजों का डिफरेंस निकलवा रहा है तो ये बेसिकली किसके बराबर होगा? कांटेक्ट फोर्स के बराबर होगा, जो कि एक्चुअल वेट होने वाला है, सही है। अच्छा जी, खैर निकाल दो भाई। 9.79 माइनस 0.0337, ओके, हाउ मच? 9.76. या ओके, फिर 9.756. 7 6 ले लेते हैं, चलो 9.76 आप कह रही, ओके जी, आगे आ जाइए। अच्छा जी, इसके आगे जो है ना एक पार्ट इन्होंने दिया हुआ है, वो मेरे पास आ नहीं पाया, एक सेकंड। सही है, डिफरेंस इन वैल्यू निकाल दिया आपने, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास एक या दो क्वेश्चन और है, फिर उसके बाद मैंने एंड करनी है, सही है? मैंने वैसे भी थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया, तो 1 घंटे का रोना नहीं रोना, सही, बस एक दो चीज़ें और हैं, मैं उसके बाद एंड करने लगा हूँ, सही है। अच्छा जी, ये रहा, ओके, ये डिफरेंस निकाल लिए। अच्छा जी, आपसे क्या कह रहे हैं? हाँ जी, रीड कर लो जरा। By reference to your answer in B, suggest with a reason a value for the acceleration of free fall at the equator. हम्म, क्या होगी? द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री फॉल एट द इक्वेटर। सर ये डिस्टेंस की वजह से आता है डिफरेंस। क्या मतलब डिस्टेंस? आप जो है ना वो इक्वेटर से जितना दूर हो जाओगे उसकी वजह से आता है। जी जी वो। जी जी भाई, उसकी वजह से आ रहा है, राइट। अच्छा जी, एक सेकंड दे दो जरा, इसको इंसान बना दे। ये हमारे पास आ रहा है, ये चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, सही है। और ये आ गया, सही है। अच्छा जी, क्या कुछ सोचा, जहन में कुछ आ रहा है? इसी कुछ नहीं. कॉन्सेप्ट जहन में आ रहा है, सही है। अच्छा जी, आपके पास जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ रही है वो आ रही है 9.76, सही है। बेसिकली ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक्चुअल वेट आ रहा होगा, सही, वेट के बराबर, राइट। अगर आप वेट का फॉर्मूला लगाओ इस पे, सही, सो हमारे पास ये बन जाएगा mg के बराबर, सही है। और mg हमारे पास आ जाएगा 9.76, राइट। सो m मास आप 1 ले रहे हो, राइट। जी आपको निकालना है 9.76, आपके पास कितना आ जाएगा? यही वैल्यू आ जाएगी, राइट, क्लियर वो? यस, Yeah. सही है। देखो, जो आपके पास ये है, क्या बोलते हैं, आपके पास द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन, ये जो एक्सेलरेशन है ये बेसिकली किसकी वजह से आएगी? सेंट्रिक रिजल्टेंट फोर्स की वजह से आएगी, राइट, सही है? अगर आप रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है, राइट, सही है। और अगर एक्सेलरेशन करे हो तो रिजल्टेंट फोर्स पर यूनिट मास इज बेसिकली ए, राइट, ऐसा ही ना? सो मास इज वन, राइट, सो वट एवर द फोर्स विल गोइंग टू बी इक्वल टू द एक्सेलरेशन, राइट, समझ रहे हो? सो हम ये कह सकते हैं कि भाई द resultant force
ये सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल कह देते हैं यहाँ पे, द सेंट्रीपिटल फोर्स per unit mass is the centripetal force is the acceleration of free fall, तो it will be same. ओके, क्लियर हो गया? सर उन्होंने मास बताया हुआ क्वेश्चन में कि वन वन है। वन दे रखे ना, वन दे रखा है ना, ये तो वो काम चला रहे हैं ना वन से। ओके ओके। सही है। सर इधर आप नॉर्मल फोर्स जो है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कंसिडर कर रहे हैं। नहीं 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 भाई, नॉर्मल फोर्स को नहीं सेंट्रीपिटल फोर्स कंसीडर कर रहा, रिजल्टेंट फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कंसीडर कर रहा हूँ। समझे? उनकी वैल्यू सेम है ना, लेकिन 9.7। 9 पॉइंट, थोड़ी सी डिफरेंस आ रही, थोड़ी सी डिफरेंट आ रही है ये जो आपने जो है ना नेगेटिव सब्ट्रैक्ट की, ये बेसिकली आपके पास आ रही। सही है, समझ रहे? चलो, ये आ गया हमारे पास, एक और चीज आ गई। अच्छा जी, एक दो, बस दो क्वेश्चन है, ये वाला नहीं है, दो क्वेश्चन है भाई, दो क्वेश्चन है। और कौन करेगा? उज़ैफा से करवाते हैं। उज़ैफा बच्चे रीड कर लेगा भाई। जी सर. A spherical planet has mass m and radius r. The planet may be assumed to be isolated in a space and have its mass concentrated at its center. The planet spins on its axis with angular speed. ओ Figure. माय गॉड। अच्छा Oh my. देखो, एक चीज ये याद रखो कि तुमसे अजम्पशन सारी दी हुई है कि आइसोलेटेड इन द स्पेस, सही, कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड द सेंटर, तब जाके जो है ना तुम एम आर ओमेगा स्क्वायर एम वी स्क्वायर जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ये सारा फॉर्मूला तब अप्लाई होंगे। अगर उसने यहाँ पे कहीं पे क्वेश्चन के अंदर ये चीजें नहीं मेंशन की हुई ना, तो फंस जाएगा क्वेश्चन आगे जाके। खैर आगे आ जाइए। A small object of mass m rests on its equator of the planet. The surface of the planet exerts a normal reaction force of the mass on the mass. सर कॉल करेंगे नीचे. बिल्कुल कर लेते हैं भाई, एक सेकंड को जरा। हाँ जी। State formula in terms of m and r and omega for gravitational force between the planet and object. ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला तुम्हारे, अब देखो जो जो सिंबल तुम्हें दिए हुए ना, वही वही इस्तेमाल करना है भाई। सही है। अच्छा जी, क्या होता है भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास होती है, सॉरी, एफ जी। तुम पेपर में पूरा लिख लेना भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे एफ लिख देना। सही है, जी एम एम ओवर आर स्क्वायर, राइट। सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए भाई क्या लिखोगे? ये mv square divided by r. देखो वी तो इन्होंने सिंबल्स के अंदर दिया हुआ ही नहीं है, तो वो तो अलाउड नहीं है आपको लिखना, समझ रहे हो ना? ये वाला लिखेंगे. सर इधर जी भी ओमेगा. नहीं दिया हुआ सर। जी, देखो जी कांस्टेंट है, सही है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, राइट। देखो जी कांस्टेंट है, जी आएगा, जो चीज वेरी हो सकती है उन्होंने वो चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है। सही है, आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। The normal reaction exerted by the planet on the mass. अच्छा, तुम्हें कॉन्सेप्ट याद आ रहा है? हमने कहा था कि भाई वेट माइनस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। मुजफ्फर याद आ रहा है? जी जी. अभी देख के आ रहे हैं। सही है, सो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का मतलब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बना लोगे अगर, सो वेट माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये बन जाएगा। जी. सही है, और वेट को हमने लिखा है जी एम एम ओवर आर स्क्वायर, राइट, माइनस एम कैपिटल आर ओमेगा स्क्वायर गिव्स मी द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, राइट। चलो जी, सर आगे आ ये जाओ। आपने वेट को कौन सी इक्वेशन डाली? वेट जी भाई, वेट में कौन सी इक्वेशन डाली? वेट में मैंने ये लिख दिया, देखो ये एक्चुअल इक्वेशन थी। सही है, वेट के अंदर ये नॉर्मल, वेट के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स और वेट एक ही चीज होती है, ओके। ठीक. सही हो गया, और सेंट्रीपिटल फोर्स में भाई ये आ गई। सही हो गया, चलो जी आगे आ जाइए। Explain why the normal reaction on the mass will have different values at the equator and its pole and at the pole. हाँ जी।
क्योंकि सर वो एक्सिस एक्सिस पे, अच्छा एक्सिस तो पूछा ही नहीं। अच्छा जी, चलो तुम ये कह सकते हो, पोल पोल बेसिकली एक्सेस ही होता है, ओके। पोल तुम्हारे पास एक्सेस ही होता है, सही है। तो क्या कह रहे हो? सर हम वो एक्सिस पे वो सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जर्ट होगी और वो नहीं होगी, और इक्वेटर हम्म, पे। सही हो गया। जी। सही है, सो आप ये कह रहे हो कि भाई द centripetal force will be least on the poles than on the equator। सही हो गया। सो इस वजह से सर इस पे हम वो नहीं लिख सकते कि effect of circular motion will be greater at far end। वही वही ना, सेंट्रीपिटल फोर्स की, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा है तो इसका मतलब है कि सर्कुलर मोशन का इफेक्ट ज्यादा है, राइट। तो दोनों एक ही बात है, समझ लो। क्लियर हो ठीक गया। है। अच्छा जी, यहाँ से आगे इमारत नहीं करना है, इमारत रीड कर लोगे प्लीज। इमारत ये सेकंड वाला पार्ट रीड कर लोगे। इमारत आर यू नियर बाय? Yes, yes, yes. हम्म, So there's like a 20 seconds delay on the screen. I can't see. ओके। अच्छा, मुझे जो है ना आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है, अगर थोड़ा सा माइक सही कर लो बहुत बेहतर हो जाएगा। So now is it good? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ओके, आ जाओ। The radius of the planet is 6.4 times 10 to the power of 6 meters. It completes one revolution in 8.6 times 10 to the power of 4 seconds. Calculate the magnitude of the centripetal acceleration at the equator. ओके, सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर लगा देते हैं, बिकॉज दे हैव गिवन अस द टाइम, राइट। सो आर इज बेसिकली 6.4 exponent 6, right? Omega is 2 pi over t, which is 8.6 exponent 4, and then to the squared, okay? कितना आता सर है मार्क्स नहीं लगाएंगे? ब्रो? वो फोर्स बन जाएगी, ग्रेविटी बन जाएगी ना वो, या फोर्स बन जाएगी तब तो, समझ रहे हो ना? तो उसे रिजल्टेंट फोर्स एक्सेलरेशन नहीं होता? वही रिजल्टेंट फोर्स। अच्छा, रिजल्टेंट फोर्स टाइम्स मास करोगे तो एक्सेलरेट वो बनेगी, सॉरी, रिजल्टेंट फोर्स पर यूनिट मास एक्सेलरेशन होती है, ओके। समझ रहे हो? सो मास से मास कैंसिल हो जाएगा, मतलब जैसे ना ए इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, या चलो ऐसे नहीं रिलेट करते हैं, एफ इक्वल टू एम ए होता है, राइट। और अगर एफ ओवर एम करेंगे सो ये ए बन जाएगा, राइट। और एफ की जो वैल्यू है हमारे पास एम आर ओमेगा स्क्वायर है, ओवर एम करेंगे सो ये कैंसिल हो जाएगा, गेटिंग? ओके सर। अच्छा जी, हाउ मच इमाद, कुछ आ रहा है? Sir, 0.034. 0.034, सही है। अच्छा जी, ऑन द पोल हमारे पास क्या आएगा? Sir, it will be lower than 0.034, right? यू कैन जस्ट कोड जीरो, क्योंकि हमने कहा कि भाई इफेक्ट जो है ऑन द पोल वो बिल्कुल जीरो होता है, राइट। ये लीस्ट होता है बिल्कुल, गेटिंग? Yes. सही हो गया, 0.034, फाइन, आगे आ जाइए। Sir, one सर minute, I can't पोल see because इक्वेटर होता है या हाँ फिर? जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। so तो just उस two पे तो factors ज्यादा नहीं that होता could सर? increase. जी भाई, उस पे इफेक्ट ज्यादा नहीं होता? पोल पे कम होगा ना। देखो पोल जो है वो होता है, इक्वेटर नहीं होता, पोल जो है एक्सेस होता है। उल्टा बोला मैंने, ये होता है पोल, समझ रहे हो ना? नॉर्थ पोल और साउथ पोल तुमने नहीं सुना क्या? वो इक्वेटर को उसको कह रहे होते हैं ना, एक्सेस को कह रहे होते हैं, सही। एक्सेस और पोल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, समवेयर अराउंड। तो उधर जीरो कैसे हो सकता? अबे कद्दू भूल गया, देखना इधर हमने कहा कि ये एक्सेस है, सही है। यहाँ पे हमने कहा कि भाई रिजल्टेंट सेंटर है ना, सर्किल के सेंटर पड़ रहा है, सेंटर पे जो है ना वो तो कोई इफेक्ट नहीं होता आपके पास, समझ रहे?
यस, जी सर। बस ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, आ जाओ भाई, रीड कर लो प्लीज इमाद। सर पोल और इक्वेटर अलग अलग है, 90 डिग्री का फर्क है भाई। ये कर ले भाई, यूं बनाओ, सही है। ये इक्वेटर है, सही, हॉरिजॉन्टल लाइन इक्वेटर है, सही है। वर्टिकल लाइन पोल है, सही है। ये है, सेट हो गया भाई, मामला सेट। सर पोल पे सेंट्रीपिटल फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों जीरो है। जीरो होंगे भाई। पोल पे जो है ना, मतलब समझ लो इक्विलिब्रियम होगा, सही है। और इक्वेटर पे जो है ना, वो न्यूटन सेकंड लॉ लग रहा होगा, कोई ना कोई एक्सीलरेशन आ रही होगी टुवर्ड द सेंटर। हाँ जी, कितना आगे चलो भाई, इमाद आगे चलो प्लीज। Suggest two factors that could, in the case of a real planet, cause variations in the acceleration of free fall at its surface. अच्छा देखो, रियल जो प्लैनेट होता है, वो पहली जो चीज है, रियल प्लैनेट आइसोलेटेड नहीं होता इन द स्पेस, राइट। आइसोलेटेड इन द स्पेस नहीं होता, नियर बाय स्टार या नियर बाय प्लैनेट की वजह से जो है ना, उसकी एक्सेलरेशन वेरी कर सकती है, पहली बात हो गई, सही है। हमने दूसरी ये चीज अज्यूम की हुई होती है कि भाई अब देखो, ये जो तुमने किया है ना, मास कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर, ऐसा भी नहीं हो सकता। मास के नॉट बी कॉन्सेंट्रेटेड, इट वेरी, राइट, वो अलग अलग होगा। या डेंसिटी ऑफ द प्लेनेट इज नॉट कांस्टेंट, वो डिफरेंट है, राइट, डिफरेंट प्लेसेस पे। रेडियस जो होता है, वो इक्वेटर पे ज्यादा होता है, पोल पे ज्यादा होता है, इक्वेटर पे कम होता है, राइट, क्योंकि इलिप्टिकल अंडा टाइप का होता है प्लेनेट एक्चुअल में, राइट। ये जो तुम्हें सर्कुलर दिख रहा है ना, एक्चुअल में प्लेनेट इस तरह से होता है, राइट। यहाँ से जो है ना, थोड़ा सा कम होता है, यहाँ से ज्यादा होता है, राइट। ये तुम्हें पता होना चाहिए, राइट। सो रियलिटी का डिफरेंस तुम्हें आना चाहिए, सही है। सो हमने कहा कि भाई नियर बाय planets and stars affects the acceleration, right। और दूसरी चीज हमने कहा, दूसरी चीज हम कह रहे हैं कि भाई radius is not constant throughout। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद एंड करने लगे। Sir, हाँ हाँ, can you explain the nearby planets and stars? How will they affect it? देखो अगर आपके पास जो है, ये एक प्लेनेट है, ये दूसरा प्लेनेट है, सही है, दो प्लेनेट ले लो, राइट। सो जो इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है, वो इस डायरेक्शन में होगी, राइट। ये समाज, जो इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है, वो इस डायरेक्शन में होगी, राइट। एंड सिंस ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड ग्रेविटेशनल फील्ड मीन द फ्री फॉल एक्सेलरेशन, राइट। सही है। सो वो जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस वजह से जो है ना, दोनों एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेगी। जब दोनों एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेगी, तो तुम्हारे पास जो है ना, इसका इफेक्ट जीरो हो जाएगा, राइट। क्लियर। Yes, sir. सही हो गया, ये जीरो होगा या जीरो नहीं होगा, तो कोई ना कोई वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा, ओके। सही हो गया, चलो। अच्छा जी, बस करें, एक क्वेश्चन कर लें, क्या कहते हो। बाकी अच्छा, ये दोनों पार्ट नहीं हो सकते, अभी हमने पढ़ा नहीं है, ओके। क्या कहते हो, बस कर दें या आगे चलें। ये थोड़ा मजे का क्वेश्चन था, ये कल करेंगे, छोड़ो आगे चल रहे हैं। ये कल कर लेंगे, सही है। ये थोड़ा टाइट क्वेश्चन है, बाकी जो है ना, बाकी कल इंशाल्लाह कैपिटल्स लॉ करना है, और फिर उसके बाद जो है ना, वो हमने हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, राइट। अभी कोई होमवर्क नहीं दे रहा, कल फिर जो है ना, सारा का सारा होमवर्क एक साथ ही दे दूंगा, सही है। चलो बस, चलिए जी, ओके बच्चों, टेक केयर भाई, अल्लाह हाफिज़। Officer. अल्लाह हाफिज़ भाई, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़।